नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 पर इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तार हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपको चौंका देगा। क्या होगा? जी हां, अभी आपको पता है कि नए चीफ जस्टिस जिन पर बहुत सारे आरोप हैं, वो आप इंटरनेट पर देख लीजिए, वो साहब शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन खबर को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपको चौंका देगा। क्या होगा अगर भारत के सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उन पर संगीन आरोप लग जाएं जैसा कि है, क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? ये सवाल सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस स्टोरी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और मैं वादा करता हूं यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया जा सकता है, हां या नहीं? और हां तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके हर दोस्त तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, देश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश की न्यायपालिका का सबसे बड़ा पद है। यह वह व्यक्ति होता है जो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज को संभालता है। इनके पास इतनी ताकत होती है मित्रों कि वो तय करते हैं कि ये कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा, कौन से मामले की तत्काल सुनवाई होगी और कौन से मामले की बाद में न्यायाधीश की नियुक्ति में भी इनकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, बिना उनकी राय और हस्ताक्षर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति संभव नहीं होती है। यानी यह पद इतना प्रभावशाली है कि इसकी गरिमा इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब। अब सोचिए एक क्षण के लिए, लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर इतने शक्तिशाली व्यक्ति पर कोई संगीन आरोप लग जाए तो क्या होगा? अगर किसी मामले में उन्हें दोषी पाया जाए तो क्या पुलिस उनके घर पहुंच सकती है? क्या उन्हें हथकड़ी लगाई जा सकती है? क्या थाने की हवालात में उन्हें रखा जा सकता है? ये सवाल सुनने में जितने अजीब लगते हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर हैं। यही तो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत है। क्या न्यायाधीश को विशेष सुरक्षा प्राप्त है? अब यहां एक दिलचस्प बात आती है। भारतीय संविधान के कानून के अनुसार जज को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सामान्य नागरिक की तरह नहीं। दरअसल भारत में न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जजों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रावधान और प्रक्रिया तय की गई है। किसने बनाया था यह संविधान? आपको पता है। भारत में जजों को कानूनी सुरक्षा दी गई है ताकि ये बिना किसी दबाव या डर के न्याय कर सके। कौन से कानून और क्या कैसे न्यायाधीश की रक्षा होती है, ये भी बता देते हैं। दोस्तों, कई कानून हैं जो न्यायाधीशों की रक्षा करते हैं। पहला है जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850। यह कानून उन जजों की रक्षा करता है जो निष्पक्ष होकर न्याय करता है। और दूसरा द जज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 यानी 1985। यह अधिनियम जजों को नागरिक और आपराधिक मामले में आंतरिक सुरक्षा देता है। फिर है सीआरपीसी धारा 77। अगर कोई न्यायाधीश अपनी न्यायिक क्षमता और निष्पक्ष होकर कोई कार्य करता है जो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और अगर सीआरपीसी 354 के अनुसार किसी न्यायाधीश का अपमान करना या अदालत की कार्रवाई में बाधा डालना अपराध माना जाता है। यहां तक तो हो गई ये बात। तो क्या चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी पूरी तरह सुरक्षित है? नहीं दोस्तों। अब आता है यही सवाल, क्या इन सुरक्षाओं का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस का कोई भी जज कानून से ऊपर है? बिल्कुल नहीं। अगर सीजेआई गवई साहब या होने वाले हमारे सीजेआई, अगर कोई जज अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता या किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उन पर कानून उसी तरह लागू होता है जैसे किसी दूसरे नागरिक पर। जी हां। अब इसकी प्रक्रिया अलग होती है। क्या होती है ये भी सुन लीजिए। सीधी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दोस्तों, ये सच्चाई है कि पुलिस सीधे जाकर चीफ जस्टिस या किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उनकी गिरफ्तारी और या
उन्हें हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है। यह प्रक्रिया महाभियोग या इम्पीचमेंट कहलाती है। दोस्तों, महाभियोग की कठोर प्रक्रिया होती है। पहला चरण सुन लीजिए, प्रस्ताव की शुरुआत। लोकसभा में केस से माफ कीजिएगा, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव दिया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़े आराम से कर सकती है। यह प्रस्ताव स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है, जो परामर्श और जांच के बाद इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर गलती है तो स्वीकार करेंगे। दूसरा चरण सुन लीजिए, जांच समिति का गठन। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। यह समिति आरोपों की जांच करती है, आरोप तय करती है, गवाहों की जांच करती है और साक्ष्य का परीक्षण करती है। तीसरा चरण, समिति की रिपोर्ट। समिति अपनी जांच पूरी करके स्पीकर या चेयरमैन को रिपोर्ट सौंपती है। अगर समिति को जज दोषी पाता है तो यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। चौथा चरण है दोस्तों, संसदीय मंजूरी। यह सबसे कठिन चरण है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। इसका मतलब है कि उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। ये बेहद कठिन शर्तें हैं। पांचवा चरण, राष्ट्रपति का आदेश। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। केवल राष्ट्रपति ही जज को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। इतिहास में कितनी बार हुआ है ये प्रयास, इस पर भी गौर कर लेते हैं दोस्तों। अब तक भारत में केवल 5 बार किसी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ है। सबसे पहला मामला था जस्टिस वी रामस्वामी का 1993 में। उन पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते समय वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। जांच समितियों ने उन्हें 11 में से 9 आरोपों में दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में उन 196 सांसदों ने पक्ष में वोट दे दिया। कोई भी विपक्ष में नहीं वोट दिया और 205 ने वोट ही नहीं दिया। 2/3 बहुमत नहीं मिलने से प्रस्ताव गिर गया। दूसरा मामला 2011 में जस्टिस सैमेत्री सेन का था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। उन पर फंड के दुरुपयोग का आरोप था। राज्यसभा ने 179-77 के बहुमत से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे पहले जज थे जिन्होंने अपने खिलाफ एक सदन ने महाभियोग पारित किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आधार केवल 2 दुर्भाग्य या अक्षमता है। याद रखिए, संविधान में केवल 2 आधार हैं जिन पर किसी जज को हटाया जा सकता है, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता दुर्व्यवहार। जी हाँ, इन दुर्व्यवहारों में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन या नैतिक पतन वाले अपराध शामिल है। अक्षमता का मतलब है शारीरिक या मानसिक अक्षमता जो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकती है। और इतना कठिन क्यों हो जाता है दोस्तों ये प्रक्रिया? दोस्तों ये प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों बनाई गई है? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, ऐसा लोग मानते थे जब ये कानून लिखे थे। अगर जज को आसानी से हटाया जा सके तो सरकार या राजनीतिक दबाव में वो आ सकते हैं, जो कि सही है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि कोई जज बिना ठोस आधार और व्यापक संसदीय सहमति के नहीं हटाया जा सकता। शायद बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हों। यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाती है। दोस्तों, तो अंतिम जवाब क्या है? अंतिम जवाब क्या है? जब मैं आपको यह सच बताता हूं जिसका माफ कीजिएगा, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं, पुलिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्हें हटाने का केवल एक ही तरीका है, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सफलतापूर्वक हटाया नहीं गया है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि इसका मतलब यह नहीं कि न्यायाधीश
कानून के ऊपर है। अगर कोई न्यायाधीश गंभीर दुराचार या भ्रष्टाचार में शामिल होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बस यह प्रक्रिया सामान्य नागरिक से अलग और अधिक जटिल है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। अब आपकी राय भी चाहेंगे दोस्तों अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया सही है? क्या न्यायाधीश को यह विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान के बारे में जान सकें। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और दिलचस्प विषय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, देश हित का कार्य कर रहे हैं, नीचे नंबर चल रहा है, उस पर गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी माध्यम से अधिक सहयोग करें। बने रहे ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।